हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे यमन के पास जहाज पर फिर से ड्रोन हमला। शिप में 22 भारतीय क्रू मेंबर बचाव में निकली इंडियन नेवी। जी हां दोस्तों, रातों रात सबसे बड़ा यहूदी हमला। जी हां दोस्तों, जिसके बाद भारतीय नौसेना आ गई सख्ते में। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे करोड़ों का घाटा सहने के बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति को आई अक्ल, भारत की आने लगी याद। बताएंगे कैसे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली सबसे बड़ी सफलता। पीओके से इतने आरोपी गिरफ्तार, वो भी किस मामले में आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने बताया कैसे भारतीय एजेंटों ने घटना को दिया अंजाम। भारत पर लगाया है ये गंभीर आरोप और दुनिया से की है भारत से बचाने की अपील। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे रातों रात अब नीतीश कुमार देने वाले हैं बहुत बड़ा झटका। कभी भी राज्यपाल से जाकर मिल सकते हैं। जी हाँ, उनके हाथों में इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं। संडे का दिन आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ यमन के पास जहाज पर फिर से ड्रोन हमला। शिप में 22 भारतीय क्रू मेंबर फंसे, बचाव में निकली इंडियन नेवी। बता दें, अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। जहाज पर हमले के बाद उसमें आग लग गई है। इस पर सवार 23 में से 22 क्रू मेंबर भारतीय हैं, वहीं एक अन्य मेंबर बांग्लादेश का है। भारतीय नौसेना ने मदद के लिए अदन की खाड़ी में तैनात युद्धपोत INS विशाखापत्तनम भेजा है। जानकारी के मुताबिक ये हमला शुक्रवार रात MV मर्लिन लुआंडा नामक जहाज पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिग्नल भेजा था। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता द्वारा एक्स पर जारी बयान के अनुसार भारतीय नौसेना MV की सुरक्षा और समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध है। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि जहाज से मदद की गुहार मिलने के बाद भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम को मदद के लिए भेजा गया। दोस्तों, इससे पहले 18 जनवरी को भी एक अन्य जहाज पर अरब सागर में यमन के पास ड्रोन अटैक हुआ था। जेनको पिकाडी नाम के इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। हमले के वक्त जहाज अदन की खाड़ी में यमन के अदन पोर्ट से करीब 60 समुद्री मील दूर दक्षिण में उपस्थित था। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 9 भारतीय थे। जी हाँ, और अब जो ये खबर आ रही है जहां पर पूरे के पूरे 22 भारतीय क्रू मेंबर हैं, जिसके बचाव में भारतीय सेना निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बीच जहाज के कैप्टन ने मिसाइल की चपेट में आने के बाद जहाज पर लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय नौसेना के सहयोग की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हमारी मदद के लिए अपनी विशेष टीम के साथ आगे आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आग बुझाने के बाद स्पोक्स पर्सन नेवी का ये सबसे बड़ा ट्वीट है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां करोड़ों का घाटा सहने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति को आई अक्ल, भारत की आने लगी याद। दरअसल कुछ ही दिन पुरानी बात है, अभी लोगों के जहन में भी होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और फिर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने हाय तौबा मचा दिया। सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी, जिसमें भारत के लोगों से मालदीव के बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की बात कही गई, मगर मालदीव भारत के इन घटनाक्रमों से तनिक भी बाज नहीं आया। उसके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ तुरंत चीन के दौरे पर गए, वहां उनका अच्छे से स्वागत हुआ। कहा गया है कि ये सब कुछ भारत विरोधी मालदीव के पैंतरों के तहत किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की निगाहें कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति मुइज़ के ट्विटर हैंडल की तरफ, उधर से ट्वीट आया कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को उसके 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। साथ ही ये कहा कि भारत मालदीव संबंध सदियों की दोस्ती, आपसी सम्मान की गहरी भावना से आगे बढ़े हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में मालदीव की सरकार ने चीन के एक जहाज को भी मालदीव की राजधानी माले के बंदरगाह को इस्तेमाल करने का आदेश दिया। इसको भी भारत में अच्छा काम नहीं माना गया। भारत को शक है कि चीन उस रिसर्च जहाज का इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों के लिए करेगा। भारत की आपत्ति और चिंताओं के बावजूद मालदीव का कदम चिंताजनक था, मगर क्या अब रिपब्लिक डे पर बधाई के बाद मालदीव के सुर थोड़े नरम पड़ेंगे? वक्त बताएगा, क्योंकि एक हकीकत यह भी है कि मालदीव को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को करीब 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी रकम होती है 400 करोड़ रुपए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मुइज़ को अकल आती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों जब से मुइज़ राष्ट्रपति बने हैं तब से ही उन्होंने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेनी शुरू कर दी है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि पहले मालदीव को भारत से कितना फायदा हुआ करता था और अब क्या घाटे के बाद मुइज़ को अकल आएगी। जो भी आपको लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बहुत बड़ी सफलता। पीओके से हथियार तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके से संचालित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने दी। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार यानी 27 जनवरी को
बताया कि कुपवाड़ा पुलिस ने जिले के करनाहा इलाके में आतंकवादियों से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार करके एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस आरोपियों के पास से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। सबसे पहले पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जो लश्कर-ए-तैयबा के पीओके स्थित 2 आकाओं की तरफ से इस ओर भेजे गए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल था। इन आकाओं की पहचान मंजूर अहमद शेख उर्फ शकूर और काजी मोहम्मद खुशहाल के रूप में की गई है। दोनों कुपवाड़ा जिले करनाहा के निवासी हैं, जबकि उनके स्थानीय संचालक की पहचान करनाहा के ही जहूर अहमद भट्ट के रूप में की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, 1 साल में पक्का चुका दूंगा, कृपया करके $2 अरब का मुझे कर्ज दे दो चाइना। जी हाँ, पाकिस्तान ने चीन के सामने फिर एक बार फैलाए हाथ, कर्ज में डूबा पाकिस्तान, लगा मांगने भीख। बता दें, आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपने करीबी सहयोगी चीन से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने चीन से $2 अरब की सहायता मांगी है। इसके लिए पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने अपने चीनी समकक्ष को चिट्ठी लिख कर्ज चुकाने से जुड़ी अपील की है। पाक पीएम ने अनुरोध किया है कि कर्ज की राशि लौटाने की अवधि 23 मार्च को पूरी होने वाली है, जिसे आगे बढ़ा दिया जाए। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को यह जानकारी दी गई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के मुताबिक काकर ने पत्र में आर्थिक संकट में चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद को लेकर आभार जताया है। चीन ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को $4 अरब का कर्ज दिया था, जिससे देश पर बाहरी कर्ज भुगतान का दबाव कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार अस्थिर हुआ। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के $2 अरब के ऋण को आगे बढ़ा दिया था। हालांकि सऊदी अरबिया ने इसमें कोई राहत न देते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $5 अरब जमा करा लिए। जी हाँ, इस बीच पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1.2 अरब की अंतिम ऋण किस्त के लिए बातचीत के लिए इस महीने एक नया मिशन भेजने का अनुरोध किया है। अब ऐसे में दोस्तों, अब आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि चाइना के साथ जाकर हार जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है कि $2 अरब हमको दे दो। ऐसी खस्ता हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान का अकल ठिकाने नहीं आया। उसकी बोली दोस्तों आज भी वही शान वाली रहती है। कहते हैं कि रस्सी जल गया पर बल नहीं गया, वही वाली स्थिति आज पाकिस्तान की है। जी हाँ, इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर बता दें, इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को नेतन्याहू ने बताया अपमानजनक, कहा गाजा में जारी रहेगी जंग। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने इजराइल से कहा है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करे और वहां मानवीय स्थिति में सुधारवादी कदम उठाए। अब इस फैसले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना जारी रखेगा। इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि गाजा में इजराइल की कार्रवाई से जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर कहर बरपा रखा है। हालांकि इजराइल ने नरसंहार के आरोपों को खारिज किया और कोर्ट से इन आरोपों को रद्द करने को कहा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार बोले तो जेनोसाइड का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत का रुख किया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से अनुरोध किया था कि वो जल्द से जल्द इजरायली सैन्य अभियानों को रोकने का आदेश दे। अगली खबर बता दें, घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा हिंदुस्तान, पाकिस्तान ने बताया कैसे भारतीय एजेंटों ने घटना को दिया अंजाम। बता दें, पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास विश्वसनीय सबूत हैं जो भारतीय एजेंटों को पाकिस्तानी धरती पर 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या से जोड़ते हैं। पाकिस्तान के विदेश सचिव साइरस काजी ने कहा है कि वो इसको लेकर UNSC के सदस्यों से बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव काजी ने कहा कि भारत उन पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है जो उसके देश में वांटेड है। काजी ने मारे गए 2 लोगों की पहचान शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज के रूप में की है, जिनकी पिछले साल अलग अलग घटनाओं में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान कह रहा है कि इन दोनों पाकिस्तानियों की हत्या भारत ने करवाई है और वो ये भी दावा कर रहा है कि उसके पास प्रॉपर सबूत है। लेकिन दोस्तों, क्या सबूत है वो आज भी दिखाने को एग्री नहीं हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि हमारे पास सबूत है और इसके लिए वो दोस्तों अब अमेरिका और कनाडा तक के पास जा चुका है कि भारत को रोको। जी हाँ, ऐसे में जो भी डर पाकिस्तान को भारत से हो रहा है, अगर आप भी मानते हैं ये डर अच्छा है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां डूरंड लाइन काल्पनिक अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ आधिकारिक सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने तालिबान ने 2 टुक दिया है पाकिस्तान को। बता दें, अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान को 2 टुक चेतावनी दी है। तालिबान सरकार में सीमा और जनजातीय मामलों के मंत्री मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ने कहा है कि अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। उन्होंने डूरंड लाइन को एक काल्पनिक रेखा बताया है। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी ने यह बयान तोरखम सीमा का दौरा करने के बाद दिया है। ये सीमा हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। तालिबान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने उसकी बातें नहीं मानी तो वो तोरखम सीमा पर दीवार चलाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। अगली खबर बता दें, ईरान में 9 पाकिस्तानियों की गोली मारकर हत्या, फिर आमने सामने आ गए दोनों देश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान पर ईरान के एयर स्ट्राइक के 12 दिन बाद ही दोनों देशों में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।
पाकिस्तान से सटे ईरान के दक्षिण पूर्व इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने शनिवार को 9 लोगों को गोलियों से भून दिया। ईरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टीपू ने घटना की पुष्टि की है। बताते चले कि ये पाकिस्तानी ईरान के दक्षिण पूर्वी सीमावर्ती इलाके में काम करते थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले को लेकर वे ईरान प्रशासन के साथ संपर्क में है। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकियों की नीच हरकत है। जी हाँ, ईरान की न्यूज एजेंसी का कहना है कि सारा वन शहर में एक घर के अंदर 9 लोगों की हत्या कर दी गई है जो कि गैर ईरानी है। किसी भी आधिकारिक मीडिया संस्थान ने अपने समाचार में गोलीबारी की सूचना नहीं दी है और किसी भी समूह ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि फिर एक बार पाकिस्तान और ईरान के बीच में मामला गर्मा सकता है। अगली खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2 भारत वंशियों के बीच बड़ी जंग, बैलेट में धांधली कर ट्रंप को हराने की साजिश। जी हाँ, अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टियां राष्ट्रपति पद के लिए अपने अपने आधिकारिक उम्मीदवारों के चयन में जुटी हैं। इस बीच 2 भारतीय वंशियों के बीच की तनातनी चरम पर पहुंच गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे है। उनके कट्टर समर्थक बनकर सामने आए भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने एक और भारतवंशी निक्की हेली पर निशाना साधा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मजबूत दावेदारों में ट्रंप के बाद निक्की हेली है। हालांकि ट्रंप ने 2 बार हेली को पटकनी दे दिया, लेकिन हेली ने साउथ कैरोलिना में होने जा रही प्राइमरी में जीत का दावा किया है। हेली किसी भी हाल में ट्रंप को नहीं हरा सकती। वो सीधे सीधे चुनाव में तो ट्रंप को नहीं हरा सकती, इसीलिए उनके डोनर मास्टर बैलेट में छेड़छाड़ कर ट्रंप को हराने की साजिश रच रहे हैं। ये बेहुदा है लेकिन सच्चाई है। दोस्तों, ये बात रामास्वामी ने कहा है। अगली खबर बता दें, चुनाव से पहले पाकिस्तान पर डबल मार, गेहूं की बढ़ती कीमत और बिजली कटौती से मचा हाहाकार, सड़कों पर उतरे लोग। बता दें, पड़ोसी देश पाकिस्तान में पहले से ही 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे लोगों पर कुठाराघात हुआ है। सरकार ने सब्सिडाइज्ड गेहूं की कीमतों में इजाफा कर दिया है। इससे गिलगित बाल्टिस्तान में नाराज हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए लोगों ने गिलगित बाल्टिस्तान के सभी जिलों और शहरों में सड़कों पर उतरकर न सिर्फ चक्का जाम कर दिया बल्कि शहरों की सभी दुकानों को जबरन बंद करा दिया। इससे पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में जनजीवन ठप हो गया है। पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने गेहूं की कीमतों में इजाफा करने के खिलाफ बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की है। प्रदर्शन की वजह से गिलगित, स्कर्दू, डायमर, घाइटर, स्टोर, शिखर, घांचे, खरमंच, हुंजा और नगर के विभिन्न इलाकों में दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट और व्यापार केंद्र बंद रहे। अगली खबर बता दें, विश्व नेताओं ने भारत को 75वें गणतंत्र दिवस पर भेजे भावुक संदेश। कहा, यह हमारे लिए गहरी दोस्ती का जश्न मनाने का अवसर। जी हाँ, विश्व भर के प्रमुख नेताओं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने भारत को 75वें गणतंत्र दिवस पर भावुक संदेशों के जरिए बधाई दी और द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती की कामना की। इनमें दक्षिण एशिया के निकटतम पड़ोसी देशों और कुछ ऑस्ट्रेलियाई जैसे दूर दराज के देशों के नेता शामिल हैं। उनमें से लगभग सभी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी शुभकामनाएं पोस्ट की हैं और कुछ ने भारतीय नेताओं को पत्र या भावुक संदेश लिखा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा, हमारे पास गहरी दोस्ती का जश्न मनाने का अवसर है। ऑस्ट्रेलिया और भारत पहले कभी इतने करीबी नहीं रहे। तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर पोस्ट किया कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रचंड ने कहा, मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते आगे भी बढ़ते रहेंगे। विदेश मामलों के मंत्री और इजराइल में राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट लिकुड के सदस्य इजराइल काटज ने अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर जी और भारत के लोगों के प्रति सम्मान का अपना भाव दिखाते हुए कहा कि भारत और इजराइल का संबंध मजबूत है और इसे साझा विकास और स्थायी मित्रता के लिए हम जारी रखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री एमयू अली ने भी बधाई दी है। दोस्तों, वहीं मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने भी भारतीय समकक्ष जयशंकर जी और भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ऐसे में इन सभी देशों को आप लोग एक बार में थैंक यू टू ऑल जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ दिलचस्प। बिलावल भुट्टो ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर लगाया चोरी का आरोप। कहा, नवाज शरीफ मेरी नकल करते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में अगले महीने 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में पाकिस्तान में नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कॉपी पेस्ट पार्टी करार दिया है। बिलावल ने मुल्तान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पीपीपी जो भी कुछ घोषणा करती है पीएमएलएन उसकी कॉपी करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएमएलएन ने पहले उनकी पार्टी के 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे की आलोचना की थी, लेकिन अब वे रैलियों में उनकी के वादे को दोहरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की ओर चलें, जहां रशिया से बढ़ रहे खतरे के बीच अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में तैनात करेगा परमाणु हथियार। बता दें, अमेरिका को रशिया से जंग का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके चलते वो यूके में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। 1935
1947 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3 गुना अधिक क्षमता वाले परमाणु हथियार ब्रिटेन के सफोल्क में RAF लेकन हीथ पर तैनात करने की योजना बना रहा है। ये जानकारी द टेलीग्राफ ने दी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार रशिया से जंग का खतरा बढ़ता देख अमेरिका 15 साल में पहली बार यूके में परमाणु हथियार रखने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए टेलीग्राफ ने बताया कि ये तैयारी बचाव के लिए की जा रही है। बता दें कि रशिया और अमेरिका के चल रहे कोल्ड वार के कम होने पर अमेरिका ने 2008 में यूके में तैनात अपने न्यूक्लियर मिसाइलों को हटा लिया था। अमेरिका अब एक बार फिर यूके के लेकन हीथ एयरबेस पर अपने परमाणु हथियारों को रखने जा रहा है। इसके लिए जरूरी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें अहमदिया मुसलमानों पर क्यों जुल्म ढा रहा है पाकिस्तान। मस्जिदों के बाद अब 80 कब्रें कर दी तबाह। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय की 80 कब्रों को नष्ट कर दिया गया है। जमात अहमदिया पाकिस्तान ने शुक्रवार यानी 27 जनवरी को यह दावा किया है कि धार्मिक कट्टरपंथियों के दबाव में आकर पुलिस ने कब्रों को नष्ट किया है। बता दें कि यह घटना पंजाब की राजधानी लाहौर से 100 किलोमीटर दूर धसका में हुई है। जी हाँ, अगली खबर बता दें उत्तरी सिक्किम को जोड़ने वाली सड़कें आंशिक रूप से हुई बहाल। अक्टूबर में आई बाढ़ से बह गई थी ये। जी हाँ, पिछले साल अक्टूबर में आई बाढ़ के दौरान टूटे उत्तर और पूर्वी सिक्किम के बीच सड़क संपर्क आंशिक रूप से बहाल हो गए हैं। अगले साल अप्रैल तक अस्थायी संपर्क की उम्मीद है। सीमा सड़क संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। बिहार के अतिरिक्त महानिदेशक PKH सिंह ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सिक्किम के सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों में मरम्मत का काम शुरू हो गया है, लेकिन ये सड़कें सामान 70 टन की बजाय अभी सिर्फ 20 टन का भार उठा सकती है। अगली खबर बता दें क्या WHO के अस्पताल में छिप रहे हमास के लड़ाके इजरायल के आरोपों का स्वास्थ्य संगठन ने किया खंडन। बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इजरायल के उस आरोपों का खंडन किया है कि WHO हमास के साथ मिली भगत में है और गाजा में बंधकों की पीड़ा के प्रति आंखें मूंद रखी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस तरह के झूठे दावे हानिकारक है। संगठन के कर्मी खतरे में हैं और वे अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। WHO का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में वे निष्पक्ष हैं और सभी लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह स्पष्टीकरण कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इजरायल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हमास समूह के साथ जुड़ा है। साथ ही इजरायल दावा करता रहा है कि WHO द्वारा संचालित अस्पतालों का हमास के लड़ाके छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली खबर बता दें झट इस्तीफा पट शपथ। बिहार में नई सरकार का प्लान तैयार। नीतीश कुमार 9वीं बार बनेंगे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। जी हाँ, बिहार की राजनीति के लिए रविवार का दिन यानी आज का दिन सुपर संडे साबित हो सकता है। बीजेपी ने रविवार को यानी आज सुबह 9 बजे बैठक बुलाई है। वहीं जेडीयू की रविवार सुबह 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक हो रही होगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को ही शाम 4 बजे 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। जेपी नड्डा नीतीश के 9वें शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। तो उधर शनिवार का दिन भी बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी में बीता। शनिवार को आरजेडी और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। लालू के आवास पर हुई बैठक में जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भी खेल होना बाकी है, तो वहीं बीजेपी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने सभी विधायकों को सोमवार शाम तक बिहार में रहने के लिए कहा है। उधर बिहार सचिवालय की छुट्टी रद्द कर दी गई है, यानी रविवार को सचिवालय खुला रहेगा। बता दें कि 28 जनवरी यानी रविवार की सुबह 10 बजे जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक है। उसके बाद सीएम हाउस में ही एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक के बाद दोपहर 12 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर नीतीश अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही एनडीए विधायकों के समर्थन वाला लेटर देंगे। फिर 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000, दूसरी बार 24 नवंबर 2005, तीसरी बार 2010, चौथी बार 2015, पांचवी बार 2015 यानी फरवरी और नवंबर की बात है, छठी बार 27 जुलाई 2017, सातवीं बार 16 नवंबर 2020, 8वीं बार 2022 को सीएम पद की शपथ ली थी और आज वो 9वीं बार सीएम बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है? दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस पैंतरे को देखकर पस्त हुए लालू यादव दे दिया सरेंडर। जी हाँ, बीजेपी की नई चाल के सामने लालू यादव के पास कोई काट नहीं है। बताया जा रहा है कि आरजेडी ने अपनी सरकार बनाने की कोशिशें भी छोड़ दी हैं। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने तय कर दिया है कि नीतीश कुमार बीजेपी की नई सरकार की गठन के बाद आरजेडी कोटे के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहार चौधरी इस्तीफा देंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें जीतन राम मांझी ने कहा जहां पीएम मोदी वहां हम, बिहार के लिए यही जरूरी। जी हाँ, बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो चुकी है कि सीएम नीतीश कुमार चुनावी मौसम में महागठबंधन को सियासी झटका देते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर भी दिया। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी जीतन राम मांझी से बात की। तो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने लालू यादव के ऑफर को तो ठुकरा ही दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल यादव से कॉल पर हुई बात को भी तरजीह नहीं दी। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जीतन राम
मांझी ने कहा कि जहां पीएम मोदी वहां हम, बिहार के लिए यही है जरूरी। जी हाँ, ऐसे में जीतन राम मांझी की बात को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। और कौन कौन चाहता है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होना ही चाहिए, वही उनके लिए बेहतर भविष्य होगा और बिहार के लिए बेहतर भविष्य होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी 11 लोकसभा सीटें, फैसले से संतुष्ट नहीं दिखाई दिए कांग्रेस। जी हां, पश्चिम बंगाल और पंजाब में जहां इंडिया ब्लॉक की मुख्य पार्टी कांग्रेस को सहयोगी दलों से झटका मिला है, तो वहीं उसके लिए अब उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें दी गई हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि यूपी में कांग्रेस 80 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगली खबर बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अपने गुरु के लिए ले गए खास उपहार। बता दें, ढोल नगाड़ों की थाप पर श्री राम चित्रांकित केसरिया ध्वजा लहराते झूमते नाचते युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सीएम योगी आदित्यनाथ की सवारी पर अहर्निश फूलों की बारिश, जगह जगह सत्कार का नया नाभिराम नजारा पेश करते लोग कलाकारों के दल मानव श्रृंखला बनाकर खड़े और जय श्री राम, योगी जी को है धन्यवाद का गगनभेदी उद्घोष करता, लोगों का उत्साहित हुजूम, हृदयांकित भावनाओं का आवेग समेटकर मंद मंद मुस्कान के बीच हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सब कुछ अभूतपूर्व, अनिवर्चनीय और अविस्मरणीय। जी हाँ, अवसर था अयोध्या धाम के नव्य भव्य दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला नूतन विग्रह की अलौकिक अविस्मरणीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सफल आयोजन कराकर पहली बार गोरखधाम पधारे गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभूतपूर्व अभिनंदन का। यूं तो गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बीते करीब 7 साल से अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में आते ही रहते हैं, पर शनिवार को उनका आगमन उपलब्धि के शिखर को स्पर्श करने के बाद हुआ, जिसकी परिकल्पना, संघर्ष और परिणाम तक गोरक्ष पीठ की केंद्रीय भूमिका रही। जैसे में दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बनने को लेकर आप में कितनी खुशी है दोस्तों, जरूर लिखकर हमें बताइएगा। क्या आपको भी इस दिन का इंतजार था? और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जय श्री राम जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल ये भी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।